हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन, गुणसूत्र उत्परिवर्तन। जीव की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स एक निश्चित संख्या में पाए जाते हैं। गुणसूत्र जैव रासायनिक दृष्टि से डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए होते हैं। जीन्स गुणसूत्र पर स्थित डीएनए की बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। यह जीन्स डीएनए का वह टुकड़ा होती है जो कि एक निश्चित लक्षण को निर्धारित करती है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड का एक निश्चित क्रम या सीक्वेंस पाया जाता है। जीन्स में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में निहित कूटबद्ध सूचनाएं या कोडेड इंफॉर्मेशन से प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। इस प्रकार जीन्स को हम आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई कह सकते हैं, जो आनुवंशिक लक्षण या कैरेक्टर्स को निर्धारित कर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करती है। सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन के दौरान रेप्लिकेशन द्वारा डीएनए की हूबहू कॉपी या रेप्लिका का निर्माण किया जाता है, और ये प्रोसेस जो होती है वो कंट्रोल्ड होती है, जिसमें कि त्रुटि या एरर की संभावना नहीं होती। किंतु कभी कभी डीएनए के रेप्लिकेशन के समय गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ने से त्रुटि या एरर उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब किसी गुणसूत्र या जीन्स में कोई आकस्मिक एवं वंशागत परिवर्तन सडन या हेरिटेबल चेंजेस हो जाते हैं, तो उसे हम म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन की परिभाषा अनेक प्रकार से दी गई है, किंतु सभी का यही निष्कर्ष निकला है कि यह एक प्रकार का आनुवंशिक परिवर्तन या हेरिटेबल चेंज है, और विभिन्न वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की है। जैसे कि पहला गोल्ड स्मिथ ने उत्परिवर्तन की परिभाषा देते हुए बताया कि उत्परिवर्तन वह साधन है जिसके द्वारा नए आनुवंशिक टाइप उत्पन्न होते हैं। डॉक्टर जॉन्सकी और उनके साथियों के अनुसार उत्परिवर्तन नवीन किस्मों या वैरायटीज़ को उत्पन्न करने वाला पथभ्रष्ट बिंदु या पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, जो कि इवोल्यूशन के विकास में सहायक होता है। ह्यूगो ड्यूबीज, जो कि हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इवनिंग प्रिमरोज या ओइनोथीरा लेमार्कियाना नामक पौधे पर एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन्होंने इस पौधे की पॉपुलेशन में अचानक नई 7 वैरायटीज़ या किस्मों को देखा, जिन्होंने उन्हें उत्परिवर्ती किस्मों या म्यूटेंट वैरायटीज़ का नाम दिया, और इस प्रोसेस को उन्होंने उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा। उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए उनसे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, और उनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति जो होती है वो सडन होती है, आकस्मिक होती है। उत्परिवर्तन जो होते हैं उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, फॉरवर्ड भी हो सकते हैं या रिवर्स प्रकार के भी हो सकते हैं। मतलब कि एक नॉर्मल जीन जो होता है वो म्यूटेंट फॉर्म में भी आ सकता है, या कोई म्यूटेंट जीन जो होता है वो नॉर्मल जीन में भी परिवर्तित हो सकता है। एक ही उत्परिवर्तन होता है, एक जीन में उत्परिवर्तन कई बार उत्पन्न हो सकते हैं, और एक ही प्रकार का उत्परिवर्तन कई प्राणियों में या जीवों में एक साथ उत्पन्न हो सकता है। उत्परिवर्तन प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन के नियंत्रण में नहीं उत्पन्न होते, किंतु नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो उत्पन्न होने वाले नए उत्परिवर्तनों के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार ह्यूगो डिबीज ने म्यूटेशन के बारे में अपने स्टेटमेंट्स दिए। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे, बीडल एंड टैटम, ये 2 अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूरोस्पोरा के ऊपर काम किया। उन्होंने न्यूरोस्पोरा के स्पोर्स के ऊपर एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट रेज को एक्सपोज किया, तो उन्होंने देखा कि इनके जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। उन्होंने देखा कि अगर कल्चर मीडिया के अंदर कुछ एमिनो एसिड्स मिला दिए जाएँ तो ये न्यूरोस्पोरा जो होते हैं पुनः पहले की तरह सामान्य वृद्धि करने लगते हैं। तो इस प्रकार रेडिएशन के द्वारा इनके कुछ जीन्स में म्यूटेशन होता है, जो कि एक विशेष प्रकार के एमिनो एसिड्स बनाना बंद कर देते हैं, जो इनकी सामान्य वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इनमें उत्पन्न ये दोष जो होता है वो हेरिटेबल या वंशागत होता है। तो इस प्रकार उन्होंने आकस्मिक आनुवंशिक परिवर्तनों को भी उत्परिवर्तन कहा। इसके बाद 1910 में मॉर्गन ने फल मक्खी या ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में श्वेत नेत्र वाली उत्परिवर्ती किस्म वाइट आइड वाली ड्रोसोफिला, जो कि एक म्यूटेंट फॉर्म थी, उसकी खोज की। मॉर्गन की इस डिस्कवरी के बाद अन्य जीव जैसे कि मक्का, स्नैपड्रैगन, मटर, मुर्गी, मनुष्य इत्यादि में भी उत्परिवर्तनों की खोज का काम शुरू हो गया।
उत्परिवर्तन जो होते हैं वो निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला, क्रोमोसोमल म्यूटेशन या एबिशन। जब क्रोमोसोम की संरचना या संख्या में परिवर्तन होता है तो उसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन या एबिशन कहा जाता है। दूसरा है जीन म्यूटेशन। म्यूटिक डिवीजन के दौरान जब डीएनए एप्लीकेशन होता है तो कई बार जो उसमें बेस पेयर्स होते हैं उसमें परिवर्तन हो जाता है, जिसमें कि पर्टिकुलर जीन जो होता है उसमें चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसे कि हम जीन उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रतिगामी उत्परिवर्तन या रिवर्स म्यूटेशन। रिवर्स म्यूटेशन में क्या होता है कि कई बार एक म्यूटेंट जीन्स होता है या उत्परिवर्तित जीन होता है जो कि सामान्य जीन नॉर्मल जीन में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम रिवर्स म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है साइलेंट म्यूटेशन या सुप्त उत्परिवर्तन। ऐसा उत्परिवर्तन जो कि जीनोटाइप में तो होता है, मतलब जीन्स में उत्परिवर्तन है, जीनोटिपिकली है, लेकिन फिनोटाइप के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होता, मतलब जीव के लक्षण के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई देता है, उन्हें हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है मैक्रो एंड माइक्रो म्यूटेशन। जब व्यापक स्तर पे कैरेक्टर्स में परिवर्तन होता है, किसी भी पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि व्यापक स्तर पे जो लक्षण होते हैं उनमें परिवर्तन होता है तो उसे हम मैक्रो म्यूटेशन कहते हैं। और जब वो अल्प स्तर पे होता है, मतलब वो बहुत कम लेवल पे होता है, तो उसे हम सूक्ष्म उत्परिवर्तन या माइक्रो म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है फिर इंड्यूस म्यूटेशन या प्रेरित उत्परिवर्तन। जब किसी जीव में आर्टिफिशियल रूप से विभिन्न टेक्निक्स द्वारा इच्छा के अनुसार लक्षण परिवर्तन को इंड्यूस किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, तो इसे इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉलीट्रॉफिक म्यूटेशन या बहुरूपी उत्परिवर्तन। यदि कोई विशेष उत्परिवर्तन एक से अधिक फिनोटाइप्स को विभिन्न रूप से प्रभावित करता है तो इसे पॉलीट्रॉपिक म्यूटेशन कहा जाता है। क्रोमोसोमल, हम बेसिकली बात करेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशंस की या गुणसूत्र अपसामान्यता। गुणसूत्र अपसामान्यता जो होती हैं वो किसी क्रोमोसोम के नंबर या स्ट्रक्चर, मतलब उसकी संख्या या संरचना में एबनॉर्मलिटी या परिवर्तन होता है, जिनसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। ये क्रोमोसोमल एब्रेशंस जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चरल एब्रेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब संख्यात्मक परिवर्तन। जब संरचनात्मक परिवर्तन जब किसी क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी या उसकी संरचना में परिवर्तन होता है तो ये स्ट्रक्चरल एब्रेशंस कहलाते हैं। इन्हें हम स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी या क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संरचनात्मक अपसामान्यता भी कहते हैं। ये किसी भी क्रोमोसोम में जीन्स के कमी होने की वजह से या जीन्स की अधिकता से या उनके जीन्स के अरेंजमेंट, उनके पोजीशन बदलने की वजह से क्रोमोसोम जो होते हैं उनकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है। क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के हैं। डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं स्ट्रक्चर चेंजेस ऑफ क्रोमोसोम ये दो प्रकार के हैं। जब हम नंबर ऑफ जीन्स बदलते हैं, उनमें परिवर्तन होता है, तो दो प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। पहला डेफिशिएंसी, जिनमें जीनों की कमी हो जाती है, और दूसरा होता है डुप्लीकेशन या द्विगुणन, जिनमें कि जीन्स जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं, मतलब कि एक जीन जो होता है उसकी दो या दो से अधिक कॉपी पाई जाती है। नेक्स्ट है चेंजेस इन्वॉल्विंग द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स, मतलब जीन की पोजीशन या उनकी व्यवस्था में परिवर्तन। इन्वर्जन, जब जीन जो होता है उसका कोई टुकड़ा जो होता है वो उल्टा हो जाता है तो उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। और ट्रांसलोकेशन, जब क्रोमोसोम का कोई एक पर्टिकुलर भाग जो होता है वो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पे ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ क्रोमोसोम, जिनका हम नेक्स्ट चैप्टर में अध्ययन करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब है न्यूमेरिकल एब्रेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। हमें पता है कि जो एक जीव होता है उसकी कायिक कोशिका, सोमेटिक सेल्स जो होते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर जो होता है एक स्पेसिफिक नंबर होता है, निश्चित संख्या होती है। और ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर्स या जोड़ों में पाए जाते हैं। इट मीन्स प्रत्येक जीव के अंदर क्रोमोसोम का डिप्लॉइड सेट पाया जाता है। अगर इन डिप्लॉइड सेट के क्रोमोसोम्स में नंबर में परिवर्तन हो जाता है तो इसे हम न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशंस कहते हैं या
संख्यात्मक गुणसूत्रीय अपसामान्यता कहते हैं। इसे सामान्यतः प्लॉइडी भी कहा जाता है। ये प्लॉइडी दो प्रकार की होती है, यूप्लॉइडी या एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी क्या होती है? जब किसी क्रोमोसोम का फुल सेट जो होता है वो अधिक या कम हो जाता है, मतलब डिप्लॉइड सेट है वो या तो हैप्लॉइड मोनोप्लॉइड में परिवर्तित हो जाता है, या वो जो डिप्लॉइड सेट है वो ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड में परिवर्तित हो जाता है, मतलब फुल सेट जो होता है वो कम या ज़्यादा हो जाता है। तो इस परिवर्तन को डिप्लॉइडी कहा जाता है। लेकिन कई बार एक डिप्लॉइड सेट जो होता है उसी के अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कम या अधिक हो जाते हैं, एक या एक से अधिक क्रोमोसोम जो होते हैं वो कम या अधिक हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसको एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। तो ये थे न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबेशंस। तो आज हमने पढ़ा कि क्रोमोसोमल म्यूटेशंस क्या है, उनकी क्या परिभाषा है और ये कितने प्रकार के होते हैं। अब हम इनका नेक्स्ट चैप्टर में विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।